हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी गुरुजी उत्तराखंडी की जो एक ऐप है विदाशी लर्निंग ऐप, उस पर हमने लैब असिस्टेंट से रिलेटेड कोर्स चला रखा है। तो लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन के लिए अगर आप भी इस कोर्स को देखना चाहते हैं तो आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको इस कोर्स की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहाँ पर हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज, इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था। तो साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक बेसिक सा एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर का। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है और इसे क्लोज कंटेनर कर देते हैं, ठीक है। ऊपर से मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया है, इस पर लिया है मैंने वाटर। अब जब मैं इसे हीट प्रोवाइड करूँगी, यानी मैंने इसे हीट देना शुरू किया, उस पर ऊष्मा देनी शुरू करी, तो क्या होगा, इसमें वेपर्स बनेंगी। ये जो लिक्विड स्टेट में वाटर है, यानी जो द्रव अवस्था में है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाष्प में परिवर्तित होगा। तो पहले कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं पानी के, वो वाष्प में परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पर अब वाटर वेपर की डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी। जैसे जैसे हीट यहाँ पे और प्रोवाइड होती जाएगी, वैसे वैसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या ज़्यादा अणु जो हैं वो लिक्विड स्टेट से वेपर फेज में जाएंगे। अब जब यहाँ पर वेपर्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो जब ये वेपर्स अब क्या कर रहे हैं, ये लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर लगा रहे हैं, और इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अपॉन द लिक्विड ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो है यहाँ पर ये लगाएंगे। अब ये वेपर्स जब इस लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आएंगी तो लिक्विड उसे कैप्चर कर लेता है और फिर से यहाँ पर क्या होता है, इस मॉलिक्यूल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। इसे क्या कहते हैं आप, कंडेंसेशन, ठीक है ना, संघनन कहते हैं यहाँ पर। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर हो रहा है। अब जैसे जैसे वेपर्स की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंडेंसेशन करेंगे। हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसके क्वथनांक पे पहुँच जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतना ही यहाँ पर वेपर्स जो हैं इस सरफेस, लिक्विड के सरफेस में कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ कंडेंस होकर नीचे वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2O लिक्विड और H2O गैसियस स्टेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन गया है। जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। कौन से, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। हम यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर हमने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट तक यहाँ टेम्परेचर रखा है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड से वेपर में भी जा रहे हैं और वेपर से लिक्विड में भी आ रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, उतने मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया है। यही है इसकी साम्यावस्था, ठीक है। साम्यावस्था हम क्या कहेंगे, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि अग्रिम अभिक्रिया, ठीक है, आगे की तरफ लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन यानी प्रति अभिक्रिया, यहाँ गैसियस अवस्था से वापस से द्रव अवस्था में आना। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल हो जाएगा, इसकी दर बराबर हो जाएगी। ये होता है आपका इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो यही चीज़ हम और भी चीज़ों में देख सकते हैं, आपके जितने भी फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम बॉइलिंग की बात कर रहे थे जिसमें वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था, इसी मेल्टिंग में भी हो सकता है, ठीक है, सब्लिमेशन में भी हो सकता है। अगर आप कोई सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो डिसॉल्यूशन जो है वो भी वहाँ एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसको भी हम डिटेल में अभी देखेंगे। पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अ स्टेट ऑफ सिस्टम इन विच नो फर्दर नेट चेंज अकर्स। अब नो फर्दर नेट चेंज अकर क्यों, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ से वेपर में जा रहे हैं, उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। तो नेट चेंज कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर वेपर्स का कंसंट्रेशन, यहाँ पर जो हमारे लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है वो अब कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, इक्वल नहीं हुआ है, कांस्टेंट हो गया है। जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वेपर में बने हुए हैं, उतने ही यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ लिक्विड स्टेट में बने हैं और जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ वेपर में बने हैं वो स्थिर हो गए अब, ठीक है। तो स्टेट ऑफ सिस्टम इन विच नो फर्दर नेट चेंज अकर, मतलब अब इसमें कोई परिवर्तन हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन
हम इसको डायनेमिक कहेंगे, ठीक है। ये स्टैटिक नहीं है, कोई परिवर्तन होता हुआ अगर हमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन यहाँ रुक गई है। ये कैसा एक इक्विलिब्रियम है, ये डायनेमिक नेचर का होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, गतिक होती है। मैंने कहा यहाँ पर ये कांस्टेंट प्रोसेस चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रही है, लेकिन नेट चेंज यहाँ पर हमें होता हुआ कोई नहीं दिखाई दे रहा। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं H2 की रिएक्शन I2 के साथ कराती हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन की रिएक्शन आयोडीन के साथ, तो यहाँ हमें मिलता है HI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड ट्वाइस HI। ये रिएक्शन भी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम देखेंगे जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ H2I2 के, देखिए H2 और I2 जितना यहाँ पे कंबाइन होकर HI बना रहा है, उतना ही यहाँ से HI टूटकर वापस से H2 और I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इन सब की कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पर फिक्स हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। एक टेम्परेचर हम यहाँ पर फिक्स रखेंगे, उस टेम्परेचर पे हमें यहाँ इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। अब नेचर क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या बताया मैंने कि यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रही है। हम ये नहीं कह सकते कि ये रुक गई है, यहाँ पर दोनों रिएक्शन बराबर मात्रा में चल रही है, लेकिन नेट चेंज हमें होता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की देखें तो क्या है, देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट जो है सिर्फ पॉसिबल है रिवर्सिबल रिएक्शंस में और क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। अगर ओपन सिस्टम लेती तो क्या होता, सारी लिक्विड में से जब ये वेपर में कन्वर्ट होता तो वेपर सारी सराउंडिंग में चली जाती, तो वापस तो कंडेंसेशन हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए ये हमेशा क्लोज सिस्टम में ही पॉसिबल होते हैं। इक्विलिब्रियम कहाँ स्टैब्लिश होगा, एक बंद निकाय में। इसके अलावा हमने क्या कहा, रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे हमने यहाँ पर लिए, तो ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नहीं होगी, कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाएगा और वापस से रिएक्टेंट नहीं बन रहा है, तो कोई इक्विलिब्रियम यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। अच्छा, सेकेंड चीज हमने यहाँ पर देखी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, यानी अग्रिम अभिक्रिया की दर प्रतीप अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर कहा, ठीक है। इनकी जो सांद्रता है, चाहे वो रिएक्टेंट्स की सांद्रता हो चाहे प्रोडक्ट्स की सांद्रता हो, इक्विलिब्रियम स्टेज पर ये सांद्रता क्या हो जाती है, एकदम कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज कलर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर आर कांस्टेंट, यानी जितनी भी मापने योग्य गुण होते हैं, ठीक है। मापने योग्य गुण हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज तक पहुंची है या नहीं, फिर उसका कलर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसकी डेंसिटी यानी कि उसका घनत्व जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। कंसंट्रेशन की बात हमने यहाँ भी करी, सांद्रता जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो स्थिर हो जाएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं ये सारी कांस्टेंट हो जाती हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हम एग्जांपल लें तो यही ले सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में मान लीजिए मैंने किसी वेसल में, किसी क्लोज्ड वेसल में H2 और I2 लिया है, ठीक है। I2 हमें पता है कैसा कलर देता है, वॉयलेट कलर देता है, ठीक है। तो डार्क वॉयलेट कलर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद इनके बीच में जब रिएक्शन होगी तो क्योंकि I2 और H2 मिल के HI बना लेंगे, तो इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे इस वॉयलेट कलर की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, यानी ये रंग थोड़ा सा हमें हल्का दिखने लगेगा, ठीक है। वॉयलेट में जो उसका गहरापन है वो कम होने लगेगा वॉयलेट कलर का, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो रंग की जो इंटेंसिटी है वो स्थिर हो जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। तो बहुत सारी ऐसी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं, जब ये कांस्टेंट हो जाती है दैट मीन्स इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। इसके अलावा हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर आपका जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है, ठीक है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो क्या होता है, 0, ठीक है। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। अब आपके जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो यहाँ दो टाइप के इक्विलिब्रियम हमें इसमें पढ़ने हैं। पहला होगा आपका इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस एंड इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस यानी आपकी जो भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, भौतिक प्रक्रिया का जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया बॉइलिंग, ठीक है। इसी तरीके से हम अभी
मेल्टिंग की बात करेंगे, सब्लिमेशन की बात करेंगे और सॉल्ट के डिसोल्यूशन की बात करेंगे। सारे आपके फिजिकल प्रोसेस हैं। इनमें जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है वो आपके इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस हो जाएंगे। केमिकल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके दौरान अगर कोई साम्यावस्था स्थापित हो रही है तो वो हो जाएगी आपके इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस, जिसका एग्जाम्पल हमने ये ले रखा है। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस यानी भौतिक प्रक्रियाओं में साम्यावस्था। सबसे पहला हमारा फेज चेंज का एग्जाम्पल होगा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो टेम्परेचर जहां पर सॉलिड और लिक्विड यानी कि ठोस और द्रव को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों उपस्थित हैं साथ में, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, सॉलिड लिक्विड के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। H2O सॉलिड स्टेट में यानी आइस की बात हो रही है। ये हमने लिया किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, एक हमने वेल इंसुलेटेड फ्लास्क लिया है, एक विलगत निकाय सिस्टम हो गया ये, और उसमें हमने कुछ आइस ली है और थोड़ा पानी लिया है, और टेम्परेचर हमने कितना बना के रखा है यहाँ पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर हमने नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर। यहाँ पर हम देखेंगे ना हमें H2O के यहाँ पर मास में कुछ कन्वर्जन नजर आएगा, ना ही यहाँ पर H2O इसमें परिवर्तन आ रहा है, ना ही H2O लिक्विड में परिवर्तन आ रहा है। जितना हमने उसमें लिया था थर्मस मास में, जितना मास हमने आइस का और वाटर का ले रखा था, उतना ही उपस्थित है। हालांकि यहाँ पर कंटिन्यूस रिएक्शन चल रही है, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर H2O सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, उतने ही वापस लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्रीजिंग यहाँ पर इक्वल है रेट ऑफ मेल्टिंग की। ठीक है, जो जमने की दर है वो बराबर है किसके? गलने की दर के, और इसीलिए हमें वहाँ पर कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? ये फिजिकल प्रोसेस में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं लिक्विड वेपर की। लिक्विड और वेपर का एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में जो लिया था वही है। क्लोज कंटेनर में हमने वाटर लिया है, हम उसे धीरे धीरे हीट कर रहे हैं, हमने उसे उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक तक पहुंचाया, और तब हम देखेंगे कि उसमें से वेपर्स बन रही है, और वेपर्स क्या करेंगी? वापस से प्रेशर डालेंगी लिक्विड के ऊपर, और लिक्विड वेपर्स को, कुछ वेपर्स को कैप्चर भी करता जाएगा। वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन की। ठीक है, तो वाष्पीकरण की जो दर है संघनन की दर के बराबर हो जाती है, इसीलिए हमें वहाँ पर वेपर्स और जो वाटर, लिक्विड वाटर प्रेजेंट है, उनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज होता हुआ नजर नहीं आता, कोई नेट चेंज नजर नहीं आ रहा है। तीसरा आता है आपका सॉलिड से वेपर में कन्वर्जन। क्या है ये? कौन सी प्रोसेस है? सब्लिमेशन यानी उद्धर्वपातन। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं I2 का। ठीक है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में है, ये किस में आ जाती है? इक्विलिब्रियम में आ जाती है I2 गैसीय स्टेट की। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें एक क्रिस्टल रख दिया मैंने आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन का क्रिस्टल रखने के बाद थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये पूरा जो कंटेनर है ये वॉयलेट कलर की वेपर से फिल हो गया है। ठीक है, क्या हो रहा है? सबलाइम हो रहा है। आयोडीन का जो क्रिस्टल है वो सबलाइम हो रहा है, उसमें उद्धर्वपातन हो रहा है और वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। आयोडीन क्योंकि वॉयलेट कलर का होता है तो धीरे धीरे हमें दिखाई देगा कि एक कंटेनर में वॉयलेट कलर हमें नजर आ रहा है, और वो कलर डीपन होता जाएगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा वो गहरा नहीं होगा। वो टाइम ऐसा है कि जहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके क्रिस्टल से कन्वर्ट होकर वेपर में जा रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स आपके वेपर से वापस किस में आ रहे हैं? क्रिस्टल में आ रहे हैं। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर फिक्स हो गया है। तो I2 सॉलिड और I2 गैस के बीच में यहाँ पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। ऐसे ही अब हम एक एग्जांपल लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने वाटर डाला है और इसमें मैंने ऐड की है शुगर। शुगर को ऐड करके मैंने इसे कैसा बना दिया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, यानी संतृप्त विलयन बना दिया। संतृप्त विलयन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें मैं अगर और सॉल्यूट डालने की कोशिश करूँ, सॉल्यूट यहाँ पर क्या है मेरा? शुगर, और शुगर अगर मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगी तो वो इसमें डिजॉल्व नहीं होगी, नहीं घुलेगी वो। ठीक है, और क्या होगा? वो जो सॉलिड शुगर है वो यहाँ साइड में इकट्ठी होने लगेगी नीचे की तरफ। ठीक है,
तो मान लीजिए मैंने एक संतृप्त विलयन शुगर और वाटर का बनाया और इसमें मैं और शुगर ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, वो शुगर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, ठीक है, अवक्षेपित हो जाएगी कहाँ पर, नीचे इस कंटेनर के। अब अगर इसको यहाँ पर देखिए, इसका डायनेमिक नेचर भी देखा जा सकता है। एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया कि शुगर, मान लीजिए इन लोगों ने क्या किया, रेडियो एक्टिव शुगर इन्होंने इसमें ऐड करी। अब रेडियो एक्टिव शुगर इसमें ऐड करी तो अगर यहाँ इस तरफ ऐड करी तो थोड़ी जगह पर ही वो होनी चाहिए, लेकिन कुछ देर बाद ये देखा गया कि पूरा सॉल्यूशन रेडियो एक्टिव हो गया था और जो यहाँ पर नॉन रेडियो एक्टिव शुगर प्रेजेंट थी वो भी थोड़ी देर में रेडियो एक्टिव हो गई। इसका मतलब कंटिन्यूसली इक्विलिब्रियम स्टेट पर भी ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, लगातार जो है शुगर के पार्टिकल्स इसके अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं और प्रेसिपिटेट आउट भी हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर भी ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है, रिएक्शन तो नहीं, यहाँ पे कन्वर्जन कहेंगे, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है, ये कन्वर्जन या डिसोल्यूशन चल रहा है, यहाँ पे ये डायनेमिक नेचर को शो कर रहा है। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी शुगर जितनी सोल्यूशन में है वो इसमें सॉलिड फॉर्म में आ रही है और सॉलिड फॉर्म की जो शुगर है वापस से सोल्यूशन में जा रही है। अच्छा, अगर हम इसमें प्रेशर बढ़ाएं या प्रेशर कम करें तो उसका कोई खास प्रभाव इस सॉल्यूशन पर नहीं पड़ता, लेकिन गैसेस के केस में हम देखेंगे इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड देखें, ठीक है, लिक्विड में अगर हम गैस को घोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। CO2 गैस विल बी इन इक्विलिब्रियम विद CO2 इन सॉल्यूशन। ये हमने देखा है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, सोडा वाटर जो होता है आपका, जब उसे आप एकदम से खोलते हैं तो फिज आउट होती है, उसमें से बबल्स निकलते हैं, वो एक्चुअली क्या होती है, CO2 गैस ही होती है, जिसको बहुत हाई प्रेशर में उसमें फिल किया जाता है और उसको डिजोल्व करने की कोशिश की जाती है उस सॉल्वेंट के अंदर। वो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, आपका कोल्ड ड्रिंक हुआ या सोडा वाटर हुआ, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे, दबाव को अगर बढ़ाएंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स के अंदर बढ़ती है, ठीक है। तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि लिक्विड के ऊपर उस गैस का कितना प्रेशर या कितना दबाव है, ठीक है। इसके लिए आप हेनरीज लॉ देख सकते हैं। हेनरीज लॉ क्या कहता है, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट, यानी कितना मास, ठीक है, कितना मास हम एक गैस का एक सॉल्यूशन के अंदर या फिर एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट पर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो मास किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट आया, ये है आपका हेनरीज लॉ। तो जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा सॉल्वेंट के ऊपर, उतनी ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी उस सॉल्वेंट में। अब हम देखेंगे कि केमिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है। तो देखिए, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस यानी रासायनिक प्रक्रियाओं में साम्यावस्था। अब आपकी जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक बार आपका प्रोडक्ट बन गया तो वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता, यानी एक बार जो उत्पाद बन गया है उससे वापस से वो अभिकारक नहीं बना सकता। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है सोडियम की रिएक्शन अगर वाटर के साथ होती है तो NaOH बेस बनता है और H2 गैस प्रोड्यूस होती है। आपने लैब में कई बार करके देखा होगा, सोडियम का पीस अगर होगा उसे पानी में फेंको तो सीधे आग लग जाती है, क्योंकि H2 गैस जो उसमें एकदम से रिलीज होती है वो तुरंत आग पकड़ लेती है, इतनी हीट इसमें लिबरेट होती है, ठीक है। अब उससे हम जब H2 गैस यहाँ पे लिबरेट हुई है, यहाँ पर एकदम से आग लग गई है, तो हम उसमें वापस से रिएक्टेंट तो बना नहीं सकते। तो ये रिएक्शन क्या है, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो ये होती है आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात की जाए, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, तो इसमें क्या होता है, आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शंस देखिए, जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है H2 + I2 गिव्स ट्वाइस HI, ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सेकेंड है आपका N2O4, किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ट्वाइस NO2। और यहाँ पर देखिए अमोनिया की हेबस प्रोसेस, N2 + ट्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। और PCl5 का डीकम्पोजिशन किसमें होगा, PCl3 + Cl2। ये सारी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है दैट मीन्स हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, इसलिए इन्हें डबल हेडेड एरो से यहाँ पर हाफ एरो जो है, हाफ आपका डबल हेडेड होगा इस तरफ और इस तरफ, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।
जो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है इन्हीं में आपका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट वापस से टूटकर रिएक्टेंट भी बना सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड आपके सिस्टम में ही इस्टेब्लिश होगा। क्यों होगा? अगर मान लीजिए मैं ओपन सिस्टम में कोई रिएक्शन कर रही हूँ जिसमें से एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वो गैसियस फेज में बन रहा है, तो गैस तो तुरंत ही एस्केप आउट हो जाएगी सराउंडिंग में। जब मेरे पास है ही नहीं वो रिएक्टेंट जिससे मैं वापस से, वो प्रोडक्ट अगर मेरे पास नहीं है जिससे वापस से रिएक्टेंट बना सकूं, तो फिर वो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी कैसे? इसीलिए जो रिवर्सिबल रिएक्शन है जब वो क्लोज सिस्टम्स में होती है तभी उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। अब देखिए इक्विलिब्रियम के बारे में वैसे हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाएंगे सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, कलर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सब क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो किसी भी तरह से, किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और ये दूसरा कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने लिया है H2 और I2, ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन लिया है, और इस कंटेनर में मैंने HI लिया है, हाइड्रोजन आयोडाइड। थोड़ी देर में मैं यहाँ देखूंगी कि एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि H और I कंबाइन करके क्या बना देंगे, H2 और I2 कंबाइन करके ट्वाइस HI बनाएंगे, और थोड़ी देर में मुझे ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर मिल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, जो HI मैंने ले रखा है यहाँ पर ये ब्रेक होगा और किसमें कन्वर्ट होगा, H2 प्लस I2 में, ठीक है। तो थोड़ी देर में यहाँ पर भी क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है। अब देखिए कुछ ग्राफ्स हैं यहाँ पर, इनको समझ लेते हैं। अगर इनके ऊपर बेस क्वेश्चन आ गया तो हमें आनी चाहिए। जैसे हमारा ये है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। एक तरफ ली है हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की सांद्रता, दूसरी तरफ लिया है टाइम यानी समय। अब आप देखिए यहाँ मैं HI दिखा रही हूँ, ठीक है, और ये है आपका H2I2। रिएक्शन हमारी क्या है, H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होगा, मैंने मान लीजिए ये वाला कंटेनर ले रखा है, स्टार्टिंग में सिर्फ हाइड्रोजन और आयोडीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए हमारा हाइड्रोजन और आयोडीन यहाँ पर प्रेजेंट है, कुछ कंसंट्रेशन होगी इसकी। धीरे धीरे जब ये एक साथ कंबाइन होकर HI बनाएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और क्योंकि HI स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन रिएक्शन के थोड़ी देर होने प्रोसीड करने के बाद HI बनना शुरू हो जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और एक पॉइंट ऐसा अचीव आएगा जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे रीच हो जाएगा। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स हो जाएगी, इसीलिए हम इसको पैरेलल दिखा रहे हैं। अब ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। सेकेंड जो हमारा ग्राफ है वो है रिएक्शन रेट और टाइम के बीच में, ठीक है, अभिक्रिया की जो दर है और समय है उसके बीच में हमने प्लॉट किया है। ये वाली जो रिएक्शन है ये हमारी किसकी है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरीके से हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन इस तरीके से हो रही है, ठीक है। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन। ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। H2 और I2 पहले कंसंट्रेशन में ज़्यादा प्रेजेंट है, धीरे धीरे इसका रेट क्या होगा, गिरने लगेगा। जैसे जैसे H2 और I2 की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, यूजअप होते जाएंगे और HI बढ़ता जाएगा, यानी कि हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इसका रिएक्शन रेट गिरता जाएगा। और जैसे जैसे हमारे हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका डिकम्पोजिशन इंक्रीज होना शुरू होगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन की जो हमारी रेट है वो इंक्रीज होगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट टाइम के साथ डिक्रीज होगी और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट टाइम के साथ इंक्रीज होगी, लेकिन दोनों एक टाइम पे एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर ये रेट जो है इक्वल हो जाएगा, दैट इज योर इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। ये हमारा सेकेंड ग्राफ हुआ। फिर थर्ड ग्राफ हमारा शो कर रहा है कि हम इक्विलिब्रियम को कहीं से भी अचीव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले मेरे पास क्या प्रेजेंट है, अगर सिर्फ HI प्रेजेंट है, ठीक है, HI अगर मेरे पास प्रेजेंट है, H2 I2 प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ से भी क्या कर सकती हूँ, इक्विलिब्रियम तक पहुँच सकती हूँ। और अगर मेरे पास यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो यहाँ से भी मैं इक्विलिब्रियम तक पहुँच सकती हूँ। तो ये हमारे 3 ग्राफ्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। किसने दिया था, गुलबर्ग एंड वेज ने। अब सबसे पहले मास एक्शन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास। एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, तो सक्रिय द्रव्यमान होता है आपका वो मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट
करती है, ठीक है, दैट इज योर एक्टिव मास। हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना कंसंट्रेशन, कितना ग्राम्स में कंसंट्रेशन प्रेजेंट है रिएक्टेंट का। अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास के समानुपाती होती है, ठीक है, तथा रासायनिक अभिक्रिया की गति क्रिया कारकों से सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने A+B लिया यहाँ पर जो कि प्रोडक्ट्स बना रहा है, हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमने R से किया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिंग स्पीशीज, जो अभिकारक हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है, इनके गुणनफल के इक्वल। ये एक्टिव मासेस या हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को आप कैसे लिखते हैं, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है या एक्टिव मास है, हमने इनको किस में ले रखा है, यहाँ पर गुणनफल इनका लिया है, यानी कि प्रोडक्ट लिया है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा विच इज K। अगर रिएक्शन में हमारे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी लगे हुए हैं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैलेंसिंग के लिए कोफिशिएंट्स लगाते हैं, ये हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे ये जो कोफिशिएंट इसके साथ लगे हुए हैं वो किस में आते हैं, वो पावर में आते हैं, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, बट ऑल्सो द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स विल बी द देयर पावर, ठीक है। तो यहाँ पर A और B जो है वो इसके पावर में आ जाएंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है, मान लीजिए हमने एक रिएक्शन ली A+B जो कि इक्विलिब्रियम में है किसके, C+D के, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है A+B से C+D बन रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है C+D से A+B वापस बन रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा लो, ठीक है, अप्लाई करो उसे। यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारी रिएक्टिंग स्पीशीज ये हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिया, KF लिख लिया क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसके लिए हमने KF लिख लिया कांस्टेंट। ऐसे ही अब अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखें, बैकवर्ड रिएक्शन क्या चल रही है, C+D गिव्स A+B, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन हमारी ये चल रही है। तो यहाँ हमारी अब की बार रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होगी, C और D। तो फिर से यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज C और D, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो फिर से हमारा कांस्टेंट आया, कांस्टेंट क्या आया, KB, बैकवर्ड के लिए हमने B लगा लिया यहाँ पर। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है हमने यहाँ से निकाल लिया, क्या आ रहा है, KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या आ रहा है, KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता। अब देखिए यहाँ पर इनको इक्वेट कर लेंगे, KB को इसके अपॉन में लाओ, A और B की कंसंट्रेशन को इसके अपॉन में लाओ, क्या बन गया, क्योंकि हमारा KF कांस्टेंट है, KB कांस्टेंट है, तो ये रेशो भी तो कांस्टेंट होगा। तो इस कांस्टेंट की जगह हमने क्या लिख लिया है, हमने लिख लिया है KC। KC विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और मान लीजिए अगर हमारी रिएक्शन में स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी प्रेजेंट होते तो ये किस तरीके से आता, तो ये आएगा KC विल बी इक्वल टू, यही हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, KC विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये है आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जब आप किसी इक्वेशन में लगाएंगे, ठीक है। KC हमारा कब होता है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर हम किस इक्विलिब्रियम स्टेट के बजाय हम किसी और स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम इसे किस से लिखते हैं, QC, ठीक है, हम इसे लिखते हैं QC के नाम से, जो कि हमारा क्या है, कंसंट्रेशन कोशेंट, कंसंट्रेशन कोशेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे QC KC के इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर, सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट पर।
अब केसी और इससे रिलेटेड जो और केसी की प्रॉपर्टीज़ हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.